एंडोमेट्रियोसिस बहुत कॉमन है। ये मान के चलिए कि हर 10 में से किसी एक महिला को ये है आज की डेट में। डिपॉजिट्स बन जाते हैं, ओवरी के अंदर सिस्ट बन जाती हैं और इसी के कारण पेशेंट जो है उसको पेन होता रहता है। मान के चलें कि 30 से 40 के एज के ग्रुप में ये बहुत कॉमन बीमारी है। इसको डायग्नोज करना बड़ा चैलेंजिंग है और अगर सपोज अल्ट्रासाउंड पे हमें बड़ी सिस्ट दिख रही है तो हम लैप्रोस्कोपिक सर्जरी से ये सिस्ट ड्रेन तो कर देते हैं, पर हमें उन्हें बताना पड़ता है कि हो सकता है फ्यूचर इन लाइफ ये दोबारा आए। ਲਾਈਫ ਸਟਾਈਲ ਹੈ ਉਹ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ ਜਾਂ ਕਿਹੜੇ ਫੈਕਟਰਸ ਨੇ ਜਿਹਦਾ ਕਰਕੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਵੀ ਬੜੀ ਕਾਮਨ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ? ओमेगा 3 फैटी एसिड्स रिच फूड ज़्यादा लें, जैसे फ़िश हो गई, नट्स हो गए, तो अगर वो ज़्यादा लें तो डेफिनेटली इस प्रॉब्लम को हम कम कर सकते हैं। और आज की डेट में प्रेगनेंसी ना होने का ये एक बहुत बड़ा कारण बन गया है। ਬਾਬੂਸ਼ਾਹੀ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ। ਅੱਜ ਇੱਕ ਹੋਰ ਬਿਮਾਰੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਜਿਹੜੀ ਬਹੁਤ ਕਾਮਨ ਹੈ ਤੇ ਜਿਸ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਜਾਗਰੂਕ ਹੋਣ ਦੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋੜ ਹੈ। ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਲੇਡੀਜ਼ ਨੂੰ ਜਾਗਰੂਕ ਹੋਣ ਦੀ ਬਹੁਤ ਲੋੜ ਹੈ। ਅੱਜ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਐਂਡੋਮੈਟਰੀਓਸਿਸ ਬਾਰੇ। ਮਾਰਚ ਦਾ ਮਹੀਨਾ ਜਿਹੜਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਇਸ ਨੂੰ ਵੀ ਐਂਡੋਮੈਟਰੀਓਸਿਸ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਮੰਥ ਵਜੋਂ ਆਬਜ਼ਰਵ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਇਸ ਪੂਰੀ ਬਿਮਾਰੀ ਬਾਰੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕਿਵੇਂ ਬਚਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਡਾਕਟਰ ਪੂਨਮ ਗਰਗ ਜੀ ਮੌਜੂਦ ਨੇ ਜੋ ਗਾਇਨਾਕੋਲੋਜਿਸਟ ਨੇ ਤੇ ਫੀਟਲ ਮੈਡੀਸਿਨ ਐਕਸਪਰਟ ਨੇ ਮਦਰਹੁੱਡ ਹਸਪੀਟਲ ਮੋਹਾਲੀ 'ਚ। ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਵਾਂਗੇ। ਮੈਮ, ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਇਹ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੂੰਗਾ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਐਂਡੋਮੈਟਰੀਓਸਿਸ ਹੈ ਇਹ ਬੇਸਿਕਲੀ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਦੇਸੀ ਭਾਸ਼ਾ 'ਚ ਆਪਾਂ ਕਿਵੇਂ ਕਵਾਂਗੇ ਤੇ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਕਾਮਨ ਹੈ ਜੀ? एंडोमेट्रियोसिस बहुत कॉमन है। ये मान के चलिए कि हर 10 में से किसी एक महिला को ये है आज की डेट में, ठीक है। और एंडोमेट्रियोसिस होता क्या है, जैसे यूट्रस होता है या बच्चेदानी है, उसकी जो लाइनिंग है उसमें जो सेल्स हैं, अगर वो उसके अलावा कहीं और भी पाए जाएं तो उसको एंडोमेट्रियोसिस कहते हैं। तो इसका क्या मतलब है कि जैसे हर महीने यूट्रस की लाइनिंग बनती है, उसके सेल्स बढ़ते हैं और जब पीरियड्स आते हैं तो उस दौरान वो लाइनिंग या सेल्स शेड हो जाते हैं। लेकिन अगर यही लाइनिंग सपोज़ यूट्रस की अंदर की तह पे है या ओवरीज़ के ऊपर है या ट्यूब्स के ऊपर है या बॉडी में कहीं और है, तो वहाँ पे वो सेल्स हर महीने ऐसे ही मल्टीप्लाई होते हैं और जब पीरियड्स आते हैं तो जो ब्लड होता है वो वहीं इकट्ठा हो जाता है, क्योंकि वो कहीं और शेड तो हो नहीं सकता। और ब्लड एक ऐसा मीडिया है जो आसपास के ऑर्गन्स एंड स्ट्रक्चर्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करके चिपका लेता है, तो इससे एडिशंस बन जाती हैं, डिपॉजिट्स बन जाते हैं, ओवरी के अंदर सिस्ट बन जाती हैं और इसी के कारण पेशेंट जो है उसको पेन होता रहता है। और स्पेशली मिड लाइफ में, जैसे हम मान के चलें कि 30 से 40 के एज के ग्रुप में ये बहुत कॉमन बीमारी है। और इसमें जो बहुत सारी महिलाएं हैं वो घर में ही बैठी रहती हैं क्योंकि उनको लगता है पता नहीं मेरे पीरियड्स अब क्यों पेनफुल हो गए, जब मैं शादी से पहले तो मेरे कभी पीरियड्स पेनफुल ही नहीं थे। और आम तौर पे जब वो बहुत परेशान हो जाती है तब आती है कि वैसे तो सब ठीक है लेकिन मेरे पीरियड्स बड़े पेनफुल हो गए हैं। और इसको डायग्नोज करना बड़ा चैलेंजिंग है, बिकॉज अल्ट्रासाउंड पे ज़रूरी नहीं है कि अगर ये सिम्टम हैं तो हमें उसकी सिस्ट या वो डिपॉजिट्स दिखें। जब तक कि बहुत बड़ी सिस्ट ना हो जाए अंडेदानी में, ये डिज़ीज़ नहीं डायग्नोज कर पाते हम। और इसका डेफिनेटिव तरीका लैप्रोस्कोपिक सर्जरी है। अब वो एक इन्वेजिव सर्जरी है तो हर कोई तो नहीं कराना चाहेगा। प्लस देखा गया है कि ये लेडीज़ पेन तो कंप्लेन करती हैं, इनसे इनकी क्वालिटी ऑफ लाइफ बहुत ख़राब हो जाती है। बिकॉज ड्यूरिंग पीरियड्स पेन रहता है तो पीरियड्स से पहले पेन शुरू हो जाता है, पीरियड्स दौरान पेन रहता है, पीरियड्स के बाद भी पेन रहता है। तो लगभग ये कहती हैं कि जी महीने में 30 दिन में से हम 10 दिन ही ठीक रहते हैं, बाकी दिन तो हम पेन में ही रहते हैं। तो उनकी सोशल लाइफ, अगर वर्क प्लेस पे काम कर रही हैं वो, तो वो बार बार छुट्टी लेना, तो क्वालिटी ऑफ लाइफ बहुत ख़राब हो जाती है। तो इसलिए अवेयरनेस अगर हो तो लेडीज़ जल्दी हमारे पास आ सकती हैं, तो हम उनको ट्रीटमेंट दे सकते हैं। अब ट्रीटमेंट ऑप्शंस इसमें क्या आते हैं, तो बेसिकली सबसे पहले तो सिम्टोमेटिक है, हमें उनके पेन से उनको रिलीफ देना है। तो इसमें हमारे पास पेन किलर्स होते हैं, जैसे हम कॉम्बिफ्लैम दे सकते हैं, मेफ्टाल स्पास दे सकते हैं, पर बहुत सारी लेडीज़ इसको भी रिस्पॉन्ड नहीं करती हैं। फिर हमें हार्मोनल पिल्स का सहारा लेना पड़ता है। और अगर सपोज़ अल्ट्रासाउंड पे हमें बड़ी सिस्ट दिख रही हैं तो हम लैप्रोस्कोपिक सर्जरी से ये सिस्ट ड्रेन तो कर देते हैं, पर हमें उन्हें बताना पड़ता है कि हो सकता है फ्यूचर इन लाइफ ये दोबारा आए। और आज की डेट में प्रेगनेंसी ना होने का ये एक बहुत बड़ा कारण बन गया है। इवन इंडिया में बहुत बड़ा कारण बन गया है, पहले वेस्टर्न कंट्रीज़ में था पर आज की डेट में यहाँ पर भी है। तो मैंने देखा है कि काफ़ी लोगों को जिनको प्रेगनेंसी नहीं हो रही उनमें यही रीज़न निकलता है और फिर उनमें हमें मेडिकल प्रेगनेंसी कराने के लिए मेडिकल हेल्प देनी पड़ती है, जो कि हमारे मेडिकल प्रोसीजर्स जैसे IUI हो गया, लैप्रोस्कोपी के बाद IVF हो गया, ये कराना पड़ जाता है।
तो इसलिए अवेयरनेस अगर हो तो पेशेंट हमारे पास जल्दी आ सकता है, जल्दी आए तो हम उसको ट्रीटमेंट ऑप्शंस बेटर दे सकते हैं। ਤੇ ਮੈਮ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਅੱਜ ਕੱਲ ਪ੍ਰੈਗਨੈਂਸੀ ਨਾ ਹੋਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਹੀ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਕੋਈ ਫਿਗਰ ਹੈ ਇਸ ਦਾ ਵੀ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਕੇਸਿਸ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਕੋਈ ਰੀਸੈਂਟਲੀ ਕੋਈ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ 'ਚ ਫਿਗਰ ਆਊਟ ਕੀਤਾ? इनफर्टिलिटी बेसिकली इनफर्टिलिटी के तो और बहुत सारे कारण हैं, पर अगर हम कहें कि जिनको एंड्रोमेट्रियोसिस है सभी लेडीज़ को प्रेगनेंसी नहीं होगी ऐसा नहीं है, पर जिन्हें एंड्रोमेट्रियोसिस है डेफिनेटली उनमें से 1/3 या 30% लेडीज़ ऐसी हैं जिनको कि इसके कारण प्रेगनेंसी नहीं हो रही, पर अदरवाइज़ इनफर्टिलिटी और बहुत सारे कारणों से हो रही है, तो ऐसा नहीं बता सकते कि इसके कारण कितनों को नहीं हो रही है। ਤੇ ਮੈਮ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਮੰਨਦੇ ਹੋ ਜੋ ਅੱਜ ਕੱਲ ਦਾ ਲਾਈਫ ਸਟਾਈਲ ਹੈ ਉਹ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ ਜਾਂ ਕਿਹੜੇ ਫੈਕਟਰਸ ਨੇ ਜਿਹਦਾ ਕਰਕੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਵੀ ਬੜੀ ਕਾਮਨ ਹੋ ਚੁੱਕੀ 10 ਚੋਂ 1 ਜਣੇ ਨੂੰ ਇਹ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਕੀ ਕਾਰਨ ਮੰਨਦੇ ਹੋ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਸਡਨਲੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਲੇਡੀਜ਼ ਹੈ ਉਹ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨਾਲ ਸਫਰ ਕਰ ਰਹੀਆਂ? हाँ जी, देखिए एग्जैक्ट कारण तो एंडोमेट्रियोसिस का आज की डेट में नहीं पता लगा पाए हैं, पर ऐसा माना गया है कि जब ड्यूरिंग पीरियड्स ब्लड फ्लो करता है तो कुछ ब्लड जो है इन बाहर आने की बजाय वो कुछ जाके अंदर से ट्यूब्स के दौरान ओवरीज पे स्पिल हो जाता है, क्योंकि ओवरीज ही सबसे कॉमन या अंडेदानी ही सबसे कॉमन साइट है जहाँ पे एंडोमेट्रियोसिस होता है, ये एक कारण माना गया है। अदरवाइज़ अगर हम रिस्क फैक्टर देखें कि किन महिलाओं में ये ज़्यादा होने का चांस है, तो ये देखा गया कि सबसे पहले तो आजकल लाइफस्टाइल पे आ जाता है, क्योंकि ये बीमारी पहले क्यों नहीं थी अब क्यों ज़्यादा हो गई है, तो हर चीज़ में देखा गया है कि लाइफस्टाइल ही सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो अगर हम एक हेल्दी लाइफस्टाइल मेंटेन करके, इसका मतलब है कि हम डेली अपना एक एक्सरसाइज शेड्यूल रखें, खाने पीने में ध्यान रखें कि हम फ्रेश फ्रूट्स वेजिटेबल्स ज़्यादा लें, प्रोसेस फूड कम लें, ओमेगा 3 फैटी एसिड्स रिच फूड ज़्यादा लें, जैसे फ़िश हो गई, नट्स हो गए, तो अगर वो ज़्यादा लें तो डेफिनेटली इस प्रॉब्लम को हम कम कर सकते हैं। ਤੇ ਮੈਮ ਜਿਵੇਂ ਇਨਫਰਟੀਲਿਟੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਵੀ ਬੜਾ ਵਰਿੰਗ ਹੈ, ਤੇ ਇਨਫਰਟੀਲਿਟੀ ਦਾ ਕੋਈ ਡੇਟਾ ਆਇਆ ਜੀ ਰੀਸੈਂਟਲੀ ਵੀ ਕਿੰਨੀਆਂ ਕੁ ਲੇਡੀਜ਼ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਸ਼ਿਕਾਰ ਨੇ? इंडिया में पहले सबसे पहले स्तर पे माना जाता है कि ट्यूबरक्लोसिस इज़ द रीज़न कि जिसके कारण प्रेगनेंसी नहीं हो रही, तो वो हम 30% में कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट 20% में हम कह सकते हैं कि बिकॉज ऑफ एंडोमेट्रियोसिस, ऐसे एक फिगर एग्जैक्टली देना मुश्किल है बिकॉज उस पर अभी इतनी स्टडीज़ नहीं हुई हैं, पर इतना ज़रूर है कि 10 में से 1 को ये है, ये चीज़ है। ਮੈਮ ਤੁਸੀਂ ਜਿਵੇਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਵੀ ਸਰਜਰੀ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਜੇ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾ ਪਤਾ ਚੱਲੇ, ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਇਨਵਿਜ਼ੀਬਲ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਛੇਤੀ ਡਿਟੈਕਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਸੋ ਸਰਜਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹਦੀ ਕਾਸਟ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਕਾਮਨ ਹੈ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ, ਮਤਲਬ ਹਰ ਹਸਪੀਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਨੂੰ ਜਾਂ ਉਹ ਫਿਲਹਾਲ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹਜੇ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਅਵੇਲੇਬਲ? सर्जरी में इसमें बेसिकली हम लोग की होल सर्जरी करते हैं जिसे लैप्रोस्कोपिक सर्जरी कहते हैं। तो ये उन्हीं जगहों पे मिलेगा जहाँ पे लैप्रोस्कोपिक या एंडोस्कोपी होती है, और इसके लिए स्पेशलिस्ट का होना ज़रूरी है, बिकॉज़ अगर हम ये यंग लेडी में कर रहे हैं, स्पेशली प्रेगनेंसी जिन्हें नहीं हो रही और हमें सर्जरी करनी पड़ रही है क्योंकि सिस्ट का साइज़ बहुत बड़ा है, तो हमें ये बहुत ध्यान रखना पड़ता है कि जब हम ड्रेन करें तो हम जितना हो सके ओवेरियन टिश्यू या अंडेदानी के टिश्यू को प्रिजर्व करें, बिकॉज़ अगर जब हम सर्जरी करते हैं तो अगर हम ध्यान से ना करें तो ओवेरियन रिजर्व कम होने का डर रहता है, तो उससे फिर आगे प्रेगनेंसी होने में और ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाती है। तो ये स्पेशलिस्ट के हाथों ही होना चाहिए और ये कुछ ही हॉस्पिटल्स में अवेलेबल है। ਕਾਸਟ ਬਾਰੇ ਵੀ ਦੱਸੋ ਜੀ, ਕਾਸਟ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਇਹਦੀ? प्राइवेट हॉस्पिटल में अगर आप देखें तो कॉस्ट वेरी करती है, समवेयर बिटवीन 40,000 to 60,000 तक कॉस्ट कर सकता है। ਤੇ ਮੈਮ ਹੋਰ ਕਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਯੰਗ ਹੈ ਕੁੜੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਕਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਧਿਆਨ 'ਚ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤਾਂ ਜੋ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਬਚ ਸਕਣ, ਸੋ ਚਾਹੇ ਉਹ ਡਾਈਟ ਪੱਖੋਂ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਹੋਰ ਇੱਕ ਲਾਈਫ ਸਟਾਈਲ ਹੋਵੇ, ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਚੱਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ? हाँ जी, डाइट जैसे मैंने बताया कि प्रोसेस चीज़ें कम खाएं, ठीक है, जंक फूड कम खाएं, हेल्दी लाइफस्टाइल मेंटेन करने के लिए डेली एक्सरसाइज शेड्यूल ज़रूर रखें, फ्रेश फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स ज़रूर लें अपनी डाइट में, नट्स लें डेली, तो ये कुछ चीज़ें हैं। स्मोकिंग, अल्कोहल ये कम रखें, तो ये सब चीज़ें हमें इससे बचा सकती हैं। ਅੱਛਾ, ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਆ ਸੀਗਾ ਵੀ ਇਹ ਇੱਕ ਵਾਰ ਜੇ ਸਰਜਰੀ ਹੋ ਵੀ ਜਾਵੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੁਬਾਰਾ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਹੋਣ ਦੇ ਚਾਂਸਸ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਸੋ ਇਹਦੇ ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈਗਾ ਜੀ? ਕੋਈ ਪੱਕਾ ਇਲਾਜ ਇਹਦਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਆ ਰਿਹਾ? हाँ जी,
जब भी हम सर्जरी करते हैं तो वहाँ से हम पूरा टिश्यू नहीं हटा सकते। जैसे मैंने आपको बताया कि यूट्रस की जो लाइनिंग है वो टिश्यू कहीं और है तो वो वहाँ पे वो इन्फ्लेमेशन होने लग जाती है। तो जब हम सर्जरी भी करेंगे, जैसे अगर सपोज़ हमने अंडेदानी पे सर्जरी करी, तो जैसे मैंने बताया कि हम ज़्यादा नहीं कर सकते कॉटरी और उसका इस्तेमाल ज़्यादा नहीं कर सकते, बिकॉज हमें नहीं तो डर होता है कि आसपास के स्ट्रक्चर्स को डैमेज ना हो जाए। तो इसलिए फिर क्योंकि पूरी तरह से नहीं हटा पाते तो वो टिश्यू फिर से ग्रो कर जाता है, इसलिए ये रेकरेंट डिजीज़ है। ਮੈਮ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਮੰਥ ਵਜੋਂ ਆਬਜ਼ਰਵ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਇਸ ਨੂੰ ਐਂਡੋਮੈਟ੍ਰੀਓਸਿਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਤੇ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਸਪਰੈਡ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈਗੀ ਹੈ? ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਮੋਹਾਲੀ 'ਚ ਬੈਠੇ ਹੋ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇ, ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੇਡੀਜ਼ ਨੂੰ, ਉਹ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬਿਹਾਫ 'ਤੇ? इसमें हम लोग जैसे इस बार अवेयरनेस मंथ है तो हम लोग क्या करते हैं कि जब हमारे ओपीडी में पेशेंट्स आते हैं तो डेफिनेटली उनके साथ उनके रिलेटिव्स और फ्रेंड्स आते हैं, जिनकी डिलीवरीज हो रही हैं उनके सारे रिलेटिव्स आते हैं। तो हम लोग क्या करते हैं कि उनको हम लोग अवेयर कराते हैं कि ऐसे वाले सिम्टम्स अगर हैं तो इसको लाइटली ना लीजिए, बिकॉज एंडोमेट्रोसिस यंग गर्ल्स में भी है। क्योंकि आमतौर पर हम लोग सोचते हैं, हमारा कहना है कि अगर शादी से पहले पेन हो रहा है ड्यूरिंग पीरियड्स तो वो तो सभी को होता है, और जैसी शादी होगी वो ठीक हो जाएगा, या एक बेबी होगा वो ठीक हो जाएगा। तो हम लोग आजकल यही अवेयरनेस बता रहे हैं कि ऐसा ना सोचें। क्योंकि एक बार चेकअप जरूर आके कराएं, क्योंकि हो सकता है कि वो यंग लड़की बेचारी जिसको हम कह रहे हैं कि ऐसे ही पेन हो रहा है, हो सकता है ये एंडोमेट्रियोसिस हो। प्लस मिडिल एज ग्रुप में जिनको पेन हो रहा है, काफ़ी साल वो घर ही बैठी रहती हैं कि पेन तो पीरियड्स में होता ही है तो हम पेन किलर खा के ठीक हो जाते हैं। तो इसलिए अगर हम यही मैसेज अगर स्प्रेड कर दें तो उससे ही काफ़ी बेनिफिट हो जाता है। तो इसलिए जो हमारे पास पेशेंट्स आ रहे हैं तो हम पैम्फलेट्स के थ्रू उनको एक्सप्लेन कर रहे हैं, जो रिलेटिव्स आ रहे हैं उनको एक्सप्लेन कर रहे हैं। तो इस तरह से हम लोग ਅਵੇਅਰਨੈਸ बढ़ा रहे हैं। ਜੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਮੈਮ। ਸੋ ਡਾਕਟਰ ਪੂਨਮ ਗਰਗ ਨੇ ਦੱਸਿਆ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੱਸੀਆਂ ਨੇ, ਤੇ ਐਂਡੋਮੈਟ੍ਰੀਓਸਿਸ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਇੱਕ ਕਾਰਨ ਹੈ ਬਣ ਸਕਦੀ ਹੈਗੀ ਇਨਫਰਟੀਲਿਟੀ ਦਾ। ਇਨਫਰਟੀਲਿਟੀ ਅੱਜ ਦੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬੜਾ ਵਰਿੰਗ ਹੈ ਇਸ਼ੂ ਇਹ, ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਕੁੜੀਆਂ ਅਕਸਰ ਸਫਰ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ। ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇਸ ਤੋਂ ਕਿਵੇਂ ਬਚਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਵੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਟਰੀਟਮੈਂਟ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਬਾਰੇ ਜਿਹੜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੈ ਉਹ ਸਾਂਝੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਮੋਹਾਲੀ ਤੋਂ ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਆਕਾਸ਼ਦੀਪ ਦੇ ਨਾਲ ਹਰਸ਼ਬਾਬ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ, ਬਾਬੂ ਸ਼ਾਹੀ ਟਾਈਮਸ।